आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, अगर आपके अंदर अनुशासन है तो यही आपको महान बनाता है। दोबारा से सुविचार सुनिए, अगर आपके अंदर अनुशासन है तो यही आपको महान बनाता है। तो बेटा, हम अपने हिंदी व्याकरण का जो विषय था हमारा शब्द रचना, उसमें हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा है। और आज हम क्या पढ़ेंगे? समास पढ़ेंगे। समास के बारे में जानेंगे कि समास क्या होता है और इसके कितने भेद होते हैं, ये सब जानेंगे। तो देखिए, आइए समास। सबसे पहले देखिए समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। संक्षेप का अर्थ होता है छोटा रूप, एक तरह से, ठीक है। दो या दो से अर्थात में संक्षेप दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। तो एक तरह से तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? संक्षेप। पहला क्या है कि बेटा, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, और इसकी परिभाषा अच्छे से विस्तार से देखेंगे तो दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। अर्थात, और देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है बेटा, आया समझ में? समास किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, उसे हम समास कहते हैं। ठीक है। और जो समास, जो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, उसे हम समस्त पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद भी कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, अब समास विग्रह। समस्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। क्या है कि समस्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। ठीक है। तो समस्त पद मैंने बता दिया था कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, वो समस्त पद कहलाता है। ठीक है। और उस समस्त पद को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। तो बेटा, आपको समझ में आ गया होगा कि समास किसे कहते हैं, समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। अब देखिए, उदाहरण देख लीजिए समास विग्रह का एक बार। जैसे सेनापति। ठीक है। सेनापति हमारा क्या है? समस्त पद बन गया। क्या बन गया? समस्त पद। और सेना का पति, ये विग्रह हो गया, समास विग्रह हो गया। सेना का पति समास विग्रह हो गया। और एक और बात बता देती हूँ बेटा, कि हमारे समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है। और पद क्या है कि दो शब्दों से मिलकर जो बनता है वो समस्त पद होता है। ठीक है। और वो अलग अलग करते हैं तो वो दो पदों में विभाजित हो जाता है, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है। तो आइए अब देखते हैं समास के भेद। समास के भेद बेटा देखिए, सबसे पहले हमारे अव्ययीभाव समास होता है, दूसरा हमारा तत्पुरुष समास होता है, तीसरा हमारा कर्मधारय समास, और 4 नंबर पे द्विगु समास, 5वां हमारा द्वंद्व समास, और 6 नंबर पर बहुव्रीहि समास। ठीक है। तो बेटा, हमने क्या है कि मुख्य रूप से हमारे 6 प्रकार के समास होते हैं। तो आज हम इनके बारे में अच्छे से समझेंगे और आपको भी ध्यान से समझना है बेटा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अव्ययीभाव समास। ठीक है। अव्ययीभाव समास, ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। कहने का अर्थ है कि अव्ययीभाव समास की जो हम परिभाषा पढ़ेंगे, कि मैंने पहले ही बता दिया था कि दो पद होते हैं, तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और वह अव्यय की ही भांति उसमें चेंज होता है। ठीक है। और उसमें अव्यय दिए होते हैं, एक तरह से जो पहला पद होता है वो अव्यय का ही होता है। ठीक है। अव्यय का कौन सा होता है देख लीजिए, एक बार मैं बता देती हूँ। इसके बेटा कुछ मुख्य ये अव्यय होते हैं और ज्यादातर इनसे ही संबंधित हमारे वो आते हैं अव्ययीभाव समास के उदाहरण। ये जो मैंने अव्यय लिखे हैं बेटा, इनसे ही संबंधित ज्यादातर हमारे उदाहरण मिलते हैं, तो ध्यान से इनको समझना है। देखिए, उप, अनु, यथा, प्रति, हार, भर, डर, आ, नि, बे, स, ये सारे क्या है? हमारे अव्यय है। ठीक है। और ये अव्यय हमारे अव्ययीभाव में पूर्व पद में लगे होते हैं और वो हमारे प्रधान भी माने जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, एक बार इसके मैं बता देती हूँ। उप से देखिए, हमारा उपनयन शब्द देखिए, यहाँ पे उप से क्या बन गया? उपनयन। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? उपनयन। उप का अर्थ होता है पास में, तो नयन के पास। नयन का अर्थ होता है आंखों के पास। ठीक है। एक तरह से तो विग्रह हमारा क्या हुआ? नयन के पास। ऐसे अनु, अनु का देखिए अनुरूप,
रूप के योग्य। विग्रह क्या हो जाएगा? रूप के योग्य। तो ये क्या है? अनु का अर्थ होता है योग्य, ठीक है, तो रूप के योग्य। एक अनु का अर्थ इसमें पीछे भी होता है, ठीक है। अब देखिए आगे यथाशक्ति, सॉरी यहाँ पे देखिए पहले यथा, यथा हमारा अव्यय शब्द है, तो यथा से हमारा जो शब्द बना है यथाशक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इसका विग्रह क्या हो गया? शक्ति के अनुसार। तो आपको समझ में आ रहा है बेटा? देखो ये सारे पहले अव्यय ही लगे हुए हैं, सभी सारे शब्दों में अव्यय ही लगे हुए हैं। अब देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो जो हमारा प्रति के योग में पुनरावृत्ति हो जाती है, दिन दिन आ जाता है, ठीक है, दिन दिन, या प्रत्येक दिन भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, प्रतिदिन का प्रत्येक दिन, या प्रत्येक का आता है प्रत्येक दिन, लेकिन प्रतिदिन का हम दिन दिन लिखेंगे, ठीक है बेटा। हर पल, हर पल, तो हर पल देखिए हमारा हर इसमें लगा हुआ है, ठीक है, हर, हर हमारा अव्यय है, तो हर पल हमारा शब्द बन गया है, ठीक है बेटा। तो पल पल हो जाएगा इसका, ठीक है, पुनरावृत्ति हो जाएगा, पल पल, ये जो हमारा पीछे वाला पद दिया हुआ वो पल पल हो जाएगा, एक तरह से इसमें पुनरावृत्ति शब्द हो जाएगा। भर पेट, तो भर पेट, भर हमारा दिया हुआ है इधर देखो, अव्यय दिया हुआ है, तो इसका भर का हमारा क्या बन गया? भर पेट, तो पेट भरकर, ठीक है। एक तरह से दरअसल, असल में, दर का होता है में, विग्रह करेंगे तो असल में, ठीक है। ये सारे इनके मैंने आपके जो अव्यय सबके आपके यहाँ पे मैंने शब्द भी लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, और विग्रह भी मैं आपको बता रही हूँ बेटा, अव्यय भाव समास के इनको ही आप याद रखोगे तो भी आपके लिए बहुत काफी है, ठीक है। अब देखिए आमरण, आ हमारा यहाँ अव्यय है, आमरण, मरण तक, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? मरण तक। निडर, बिना डर के, नी देखिए ये हमारा निडर, बिना डर के, ठीक है। बेखटके, बे का देखिए बेखटके, बिना बेखटके, बिना खटखटाने के, ठीक है, या खटके बिना, ठीक है। सपरिवार, परिवार सहित, तो बेटा ये हमारे कुछ उदाहरण भी दिए मैंने आपको, जो अव्यय दिए उनके अकॉर्डिंग आपके उदाहरण भी दिए ताकि आपको समझ में आ जाए अव्यय भाव समास क्या होता है, ठीक है। और कुछ शब्दों के साथ जैसे दिनों दिन, तो इसमें पुनरावृत्ति हो जाती है, दिन दिन आ जाता है, ऐसे रातों रात, तो रात रात विग्रह हो जाता है, इसका भी पुनरावृत्ति शब्द बन जाता है, ठीक है, विग्रह में। तो बेटा अव्यय भाव समास में आ गया आपको अच्छे से कि अव्यय भाव समास में पहला पद जो पूर्व पद होता है वो अव्यय का ही होता है, और वो प्रधान भी होता है, उसका पूर्व पद ही प्रधान होता है, उसी के अनुसार उसका कार्य होता है, या जो भी क्रिया होती है उसी के अनुसार होती है, ठीक है। तो अव्यय भाव समझ में आया सभी को? अव्यय भाव को आपको ये पूरा अच्छे से याद रखना है बेटा, जो अव्यय शब्द मैंने लिखे हैं ये बहुत ही एक तरह से मुख्य है आपके लिए समझने के लिए, और आपकी बुक में ज्यादातर इनसे ही संबंधित उदाहरण भी है, ठीक है। आगे देखिए अब तत्पुरुष समास, दूसरा हमारा क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमारा क्या है कि उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद होता है? उत्तर पद। दो पद तो होते ही समास में, पहले ही बता दिया था कि दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद में मैं बता देती हूँ, जैसे हमारा ये गंगा जल होता है, ताकि आपको समझ में आ जाए पद के बारे में भी। जैसे गंगा जल है, अब देखिए गंगा, गंगा हमारा क्या है? पूर्व पद, ठीक है बेटा, ये पूर्व पद है। और जल, जल हमारा क्या है? जल हमारा उत्तर पद। तो समास में दो पद तो होते ही होते हैं, क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है बेटा। तो अब देखिए इसमें तत्पुरुष समास में कह रहा है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है। और एक और मुख्य बात है तत्पुरुष समास की, मैं आपको बता देती हूँ कि तत्पुरुष समास हमारे कारक विभक्ति के अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं। कारक विभक्ति हमारी कौन सी, जो इसमें हम और बता देती हूँ, जो हमारे कर्म द्वितीया से लेकर अधिकरण तक, सप्तमी तक, ठीक है। तो एक तरह से कर्म से लेकर अधिकरण तक हमारा इसका प्रयोग होता है। तो हमें सबसे पहले कारक चिन्ह पता होना चाहिए, तभी हम इसका विग्रह कर पाएंगे तत्पुरुष समास में। जैसे कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के रूप में संबंध का के की अधिकरण में पर, ये चिन्ह हम याद रखेंगे तभी हम इनका विग्रह कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कर्म, कर्म जैसे ग्रामगत, गांव को गया, जैसे ग्रामगत उदाहरण है, ग्रामगत, ग्रामगत ये आपका उदाहरण, गत होता है जाना, तो इसका गांव को गया,
विग्रह क्या हो गया, गांव को गया। तो बेटा इसमें एक ये जो हमारे चिन्ह होते हैं, ये परसर्ग या चिन्ह होते हैं, ये लुप्त हो जाते हैं जब हमारा समास पद बन जाता है, और विग्रह करते हैं तब हम इनको लिख देते हैं। समझ में आया? विग्रह करते समय हम इनको लिखते हैं तभी इनका विग्रह होता है। और हमें ये पता होना चाहिए, जब तक हमें कारक विभक्तियों के बारे में, चिन्हों के बारे में नहीं पता रहेगा तब तक हम विग्रह भी नहीं कर पाएंगे इसमें। और तत्पुरुष हमारे ज्यादातर, मैंने अभी बता दिया कि सारे कारक विभक्ति के अकॉर्डिंग ही चलता है। ठीक है, आए समझ में? ऐसे ही देखिए, ये तो हमारा कर्म का था। दूसरा देखिए हमारा करण, ये तो कर्म को वाला चिन्ह है। अब देखिए करण, करण से के द्वारा, से के द्वारा। अब देखिए इसका उदाहरण बता देती हूँ बेटा, से के द्वारा। जैसे हस्तलिखित, क्या है? हस्तलिखित। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखा हुआ या हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, हाथ से लिखा हुआ, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? हाथ से लिखा हुआ। तो ये हमारा किस में आ गया? करण तत्पुरुष समास में। किस में आ गया? करण तत्पुरुष समास में। तो हमने कहां से पहचाना? हमें चिन्हों से ही पहचान हुई है कि हमारे किस समास में जाता है। कारक विभक्ति, कारक चिन्हों के अनुसार ही हम पहचान पाएंगे कि हमारा किस समास में जाता है। ठीक है, आगे है संप्रदान। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है बेटा? के लिए या को। क्या होता है? के लिए या को। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? रसोई घर। ठीक है बेटा, रसोई घर। और विग्रह क्या हो जाएगा फिर इसका? रसोई के लिए घर। क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। आया समझ में बेटा? ऐसे हमारा दूसरा उदाहरण है, जैसे गौशाला, गायों के लिए शाला। ठीक है, गौशाला गायों के लिए शाला। अब हमारा आएगा अपादान कारक। अपादान में हमारा से चिन्ह होता है और वो अलग होने के रूप में होता है। से चिन्ह होता है अलग होने के रूप में। से चिन्ह यहाँ हमारा करण में होता है, लेकिन वो क्रिया के द्वारा किसी चीज से कार्य किया जाता है, जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ से चिन्ह होता है वो अलग होने के रूप में। ठीक है बेटा, अलग होने के रूप में। और इसका उदाहरण हमारा आ जाएगा, जैसे कि ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। क्या आ जाएगा? ऋण मुक्त। ये हमारा समास पद है, ऋण मुक्त। इसका विग्रह हो जाएगा ऋण से मुक्त। समझ में आ रहा है बेटा? ऋण से मुक्त। ऐसी जैसे देश निकाला, देश से निकाला। ठीक है, इस तरह से हमारे उदाहरण होते हैं बहुत सारे। आगे पढ़ेंगे संबंध। संबंध का हमारा होता है का के की। ठीक है बेटा, संबंध होता है का के की। अब देखिए इसका उदाहरण, जैसे सेनापति, सेना का पति, सेनापति। तो क्या हो जाएगा? सेना का पति। ऐसे ही जैसे राजकुमार, राजा का कुमार। ठीक है बेटा, आगे पढ़ेंगे अब इसमें अधिकरण। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर। ठीक है बेटा, में और पर चिन्ह है ये हमारे। उदाहरण हो जाएगा जैसे ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न या लीन। ठीक है, तो देखिए जैसे ध्यान मग्न, तो इसका विग्रह हो जाएगा ध्यान में मग्न या लीन हम भी लिख सकते हैं और मग्न भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे ही जैसे दूसरा हमारा है घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। ठीक है, तो ये हमारे अधिकरण, तो ये हमारे तत्पुरुष समास के होते हैं, कर्म से लेकर अधिकरण तक। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अब कर्मधारय समास। ठीक है बेटा, कौन सा पढ़ेंगे अब? कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में मैं बता देती हूँ कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है, और एक और इसकी मुख्य बात है कि इसमें विशेषण और विशेषण का संबंध होता है। इसका पहला जो पद होता है वो विशेषण का होता है। ठीक है बेटा, तो
तो देखिए इसमें कर्मधारय समास में जैसे कि महापुरुष, महान है जो पुरुष, ठीक है, महापुरुष। कर्मधारय समास में जैसे महापुरुष हमारा समस्त पद है तो विग्रह हो जाएगा महान है जो पुरुष, जो पुरुष, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या है, विग्रह हो गया। कर्मधारय समास में इसमें क्या है, इसके पुरुष की क्या विशेषता बताइए, महान। तो एक तरह से इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, ठीक है। ऐसे ही सुपुरुष, दूसरा हमारा होता है सुपुरुष। तो सुपुरुष में जैसे सुंदर पुरुष, तो देखिए इसका विग्रह क्या हो गया, सुंदर पुरुष। तो इसमें क्या है, पुरुष की क्या विशेषता बताइए, सुंदर, ठीक है। विशेषण शब्द क्या हो गया हमारा, सुंदर। तो इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। कर्मधारय समास की हमारी ये पहचान होती है। और जब हम विग्रह करते हैं तो जो या यू ऐसे वर्ड लग जाते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखिए द्विगु समास। द्विगु समास हमारा जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है, ठीक है। पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। तो देखिए द्विगु समास में अब जैसे कि चौराहा, चौराहा, तो चौराहा में चार राहों का समूह, विग्रह क्या हो जाएगा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। और इसमें विग्रह करते वक्त बेटा समूह या समाहारय लगाते हैं, क्या लगाते हैं, समूह या समाहारय लगाते हैं विग्रह करते वक्त। जैसे सप्त ऋषि, सात ऋषियों का समूह, ठीक है। दो पैर, दो पैरों का समाहारय भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा द्विगु समास है। आगे देखेंगे अब द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे एक तरह से योजक चिन्ह भी लगे होते हैं समस्त पद के अंदर, ये भी पहचान कर सकते हो। जैसे कि ये हमारा माता पिता, लेकिन हम जब इसका विग्रह करते हैं तो इसमें और अथवा या लगाकर करते हैं, ठीक है। क्या लगाकर करते हैं, और अथवा या। किसमें करते हैं, द्वंद्व समास में करते हैं। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, माता और पिता, दोनों पद प्रधान है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या लग जाएगा, माता और पिता। आया समझ में बेटा। ऐसे ही जैसे दिन रात, दिन और रात, ठीक है बेटा। आ गया समझ में। अब देखिए हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, कहने का अर्थ है कि दोनों पद गौण होते हैं और जो अन्य पद होता है वो प्रधान या मुख्य माना जाता है, जो विशेषार्थ के लिए प्रकट होता है, ठीक है, प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए बेटा बहुव्रीहि समास का उदाहरण देख लीजिए। जैसे पीतांबर, क्या है, पीतांबर। तो पीतांबर पीले हैं, पीले हैं वस्त्र जिसके, ठीक है बेटा, पीले हैं वस्त्र जिसके। अंबर का यहाँ वस्त्र से है, पीले हैं वस्त्र जिसके, श्री कृष्ण भगवान के लिए है ये, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमारे जैसे दशानन और भी उदाहरण है। दशानन, दश है आनन जिसके, तो वो रावण के लिए आया है। आनंद का अर्थ होता है सिर। तो इस तरह से हमारे ये समास है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और अपने ध्यान से समझकर इसको अपने फिर नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।